ट्रम्प की कहानी आई टिट फॉर टैट। चाइना वॉज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब। आज हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है। टाटा स्टील पे Exactly. कुछ काफ़ी ही ज़्यादा टैक्स बर्डन आया था, Right. जिसके कारण उसके कंपनी के रिजल्ट पे भी शायद इम्पैक्ट पड़ा था और प्राइसेस पे भी कुछ इम्पैक्ट आए थे। right. चाइना बेनिफिट हमें मिलने वाला है, तो ये इसका एक लाइव एग्जांपल है। एग्जैक्टली राइट। ये जो टैरिफ वॉर है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को होने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, फाइनली ट्रंप जी की और मोदी जी की मीटिंग हो चुकी है और जिसका आउटकम भी आ गया फ्राइडे को, और मार्केट को मज़ा नहीं आया और मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट हो गई। जहां पर अगर एक सिंपल स्टेटमेंट में बात करें तो ट्रंप जी की एक ही कहानी थी, टिट फॉर टैट। हम पे जितना टैक्स लगेगा हम सामने वाले पे उतना टैक्स लगाएंगे। राइट। अब क्या है इसका लॉजिक, क्योंकि सीधी सी बात होती है कि धंधा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी पर आकर रुकता है। क्योंकि अगर कोई सामान इंडिया से जा रही है या कोई हम अमेरिका से मंगा रहे हैं तो सारा खेल उसी से होगा और शेयर में तेजी मंदी भी उसी से होगी। साथ में अगर हम चाइना की बात करें तो 2018-19 में भी जब ये खेल हुआ था टैरिफ वॉर का, तो हमारे इंडिया को फ़ायदा मिला था। राइट। क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। बट इस बार क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, सीधा एक्सपर्ट को बुला लिया। और एक्सपर्ट भी वो टीवी वाले एक्सपर्ट नहीं, जो रियल में बिजनेस करते हैं, जिनका 90% का जो माल है वो सिर्फ एक्सपोर्ट होता है। तो उनसे बेहतर तो आपको कोई समझा ही नहीं सकता है कि इस मामले में किस तरीके से है। जी हाँ, तो हमारे साथ हैं अखिलेश सकलेजा जी और इनकी कंपनी का नाम है सुपर आयरन फाउंड्री, जो 2013 से चल रही है। आयरन कास्टिंग प्रोडक्ट ये बनाते हैं और 90% का एक्सपोर्ट होता है इनके प्रोडक्ट का। तो अब इनसे अच्छा कौन आपको धंधे को बता सकता है। धंधा वर्ड इसलिए यूज़ किया कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको धंधे को समझना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम आज सारे आपके जितने भी सवाल हमारे पास आ रखे हैं वो सब सर से करेंगे, और सर फिर अपने बिजनेस के नरेशन के आधार पर जो ये बिजनेस कर रहे हैं उसको बताते हुए आपको लाइव एग्जाम्पल से समझाएंगे, जिससे आप और बेहतर रिलेट कर पाओ। तो सर, वेलकम है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मुकुल जी, नमस्ते बहुत बहुत सर। धन्यवाद आपके यहाँ आमंत्रण देने। तो सर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई हमारे लखनऊ में? नहीं नहीं, आप तो लखनऊ, आपका शहर बहुत शान का शहर है, तो आके बहुत ही खुशी हुई। तो पहली बार आए हैं कि सर पहले भी आए हैं? पहले आना हुआ। पहले आना हुआ है। राम मंदिर बनने से पहले कि राम मंदिर बनने के बाद? राम मंदिर बनने से पहले, बट वो आना बाकी है। चलिए सर, तो जैसे कि आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आज आपकी सेकंड जनरेशन है आप लोग, और एक्सपोर्ट के काम में बहुत ही महारत हासिल है। तो पहले हम आपकी कंपनी को ही समझते हैं, जिससे कि लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि आप कैसे धंधा कर रहे हैं, तो आप किसी कंपनी को कैसे देखना चाहिए उसको भी बता पाएंगे। तो सर, पहले तो आप अपने बारे में ही बताएं और कंपनी के बारे में। मुकुल जी, हमारी मेरा कंपनी सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड है। ये फैमिली ओन्ड बिजनेस मेरे फादर ने स्टार्ट की थी। हमारी पेरेंट कंपनी 1977 में स्टार्ट हुई। वहाँ पर हम कास्ट आयरन बनाते हैं। इससे मैं डिटेल्स में जाऊँ आपको, और कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन की मैं आपको थोड़ी सी समीक्षा करके बताता हूँ। कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन थोड़ी सी टेक्निकल है। ग्रे कास्ट आयरन टेंसाइल स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमज़ोर होती है बनस्पत डक्टाइल आयरन, जो कि डक्टाइल आयरन में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा बनता है। तो सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड जो हमारी यूनिट है दुर्गापुर में, जो 2013 में हमने स्टार्ट की थी, ये डक्टाइल आयरन कास्टिंग्स बनाती है। और हम लगभग 30 से ऊपर देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। अलग अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से माल बनाते हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट अभी म्यूनिसिपल कास्टिंग्स, जो कि मैनहोल कवर्स है, जो कि हम कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस, कनाडा, पूरी यूरोपियन जोग्राफी, इटली, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल, बेल्जियम, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, क्रोएशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, काफ़ी सारी जोग्राफीज़ है। मिडल ईस्ट में है हम, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ये सारी कंट्रीज़ में हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा प्रोडक्ट फोकस जो है म्यूनिसिपल कास्टिंग्स, जो कि हम मैनुअल कवर बनाते हैं। डक्टाइल आयरन मैनुअल कवर्स बनते हैं,
बगैर कास्टिंग्स की अगर मैं आपको बताऊं तो कास्टिंग्स की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। अगर अपने कास्टिंग्स देखते हैं तो कास्टिंग्स अपने जहाँ पे भी छूते हैं वहाँ पे कास्टिंग्स का कहीं ना कहीं योगदान है, और फाउंड्री में ये बहुत बड़ा स्कोप है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अभी एक करंट प्रोडक्ट रेंज में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मैनुअल कवर्स, जो कि आपके रोडवे और कंस्ट्रक्शन में जाता है, बट लेकिन कास्टिंग्स आपकी रेलवेज में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। ऑटोमोटिव अपने जो गाड़ी में बैठते हैं उसमें बहुत बड़ी कास्टिंग्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी कास्टिंग्स है, आपकी ट्रैक्टर्स में लगती है, टिलिंग इक्विपमेंट में लगती है, फायर सेफ्टी में अपने जो पाइप्स देखते हैं वहाँ पर बेंड्स एल्बोज जो भी लगते हैं वो कास्टेड रहते हैं। फिर आपकी एप्लीकेशन कास्टिंग्स की, वाटर वर्क्स जो हम पानी पीते हैं उसमें है, तो कास्टिंग्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और हम सोचते हैं कि हम एक बहुत अच्छे स्पेस में हैं जहाँ पे हम कास्टिंग्स बना रहे हैं, जो कि एक प्रोडक्ट हमारा फोकस स्पेशलाइजेशन है और हमारे पास आगे रूम ग्रोथ के लिए है। और हमारी यूनिट की बात करें तो हमारा यूनिट जो दुर्गापुर में है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग है। चॉइस ऑफ लोकेशन हमने दुर्गापुर इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये स्टील सिटी है, इनकमिंग रॉ मटेरियल्स बहुत चीप हैं और लॉजिस्टिकली कनेक्टेड है कैलकाटा पोर्ट से भी, तो वहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं पूरा। और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं हमारे पास, हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइंस है, ऑटोमेटिक पोरिंग है, रोबोटिक ग्राइंडिंग है, रोबोटिक पेंटिंग है। तो हम सारी लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो सारे फॉरेन कस्टमर्स हैं और उनको कंसिस्टेंसी इन डिलीवरी एक्सपोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिपीटेबिलिटी इन क्वालिटी जो कि हम मशीन से दे सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी इन डिलीवरी एंड रिपीटेबिलिटी इन क्वालिटी के कारण हमने जब ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया, हमने प्लांट स्टार्ट किया 2013 में, फिर हमने एक केपेक्स की 2015 में, फिर फाइनल एक और केपेक्स की 2020 में। और हम आज मैंने प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। जो कस्टमर्स आते हैं, बड़े बड़े समूह हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं जो हमसे माल बाई कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनली पहले चाइना से बाई करते थे। अच्छा। हाँ, तो ये स्विच हो रहा है ऑलरेडी, ये मार्केट स्विच हो रहा है चाइना से। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चीज़ आती है। हाँ, क्योंकि वही जो मैंने अभी शुरुआत में ही बोला कि जो अभी चाइना बेनिफिट हमें मिलने वाला है, तो ये इसका एक लाइव एग्जांपल है। एग्जैक्टली क्योंकि क्वालिटी आप कस्टमर को तभी, क्योंकि इंडिया हमेशा चाइना से पीछे रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, बिकॉज अगर आप जाएं तो जब चाइना बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड, मैंने आपकी समझिए लेट 80s 90s 2000s में चाइना बहुत बहुत मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कहीं पे कुछ भी सामान उठाते थे तो मेड इन चाइना है। बट चाइना बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया, तो अब पॉलिटिकल इश्यूज हैं, प्यूनिटिव टैरिफ्स है, तो उसकी डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिल रही है क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्सेप्टेड, और हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी कंसिस्टेंसी। एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइमली डिलीवरीज, जो कि हमारे जो कस्टमर्स हैं जो 5000 6000 मील हमसे दूर बैठे हैं, तो उनको मटेरियल क्वालिटी प्राइस, क्योंकि हम एक कमोडिटी, स्टिल एक कमोडिटी स्पेस है, इट इज़ नॉट दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग बोइंग और क्रायोजेनिक इंजिन्स, तो ये एक कमोडिटी है, तो इसमें प्राइस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट डिलीवरी बहुत बड़ा, ये एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है। अगर आप देखें कि कास्टिंग्स है, अपने सोच रहे हैं कि कास्टिंग्स ही तो है, एक प्रोडक्ट है, कमिटमेंट है, बट जो आप उसके इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें तो वो जो इतना दूर बैठा हुआ है उसको अगर कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स टाइमली डिलीवरी नहीं मिले, अगर उसके पास मटेरियल ही नहीं है तो वो बेचेगा, तो दैट इज लॉस्ट बिजनेस फॉर हिम। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं, जो हम बहुत प्राइड फील करते हैं कि हम अपने को कस्टमर को डिलीवरी सर्विस, ये एक इंटेंजिबल्स है जो हम अपने कस्टमर्स को एक्सपोर्ट्स में प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि आपने जो ये आयरन कास्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बताया कि बहुत सारी इंडस्ट्री में सर्व होती है, नीड होती है, तो आप किस किस इंडस्ट्री को आज के डेट में सर्व कर रहे हैं? करेंटली अभी हम लोग का मेजर अबव 90-95% हमारा म्यूनिसिपल कास्टिंग से ही टर्नओवर आ रहा है, जो कि हम लोग रोडवे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, यानी तो इंफ्रा में चलेगा, इंफ्रा में जा रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें तो मैनुअल कवर्स का भी मैंने बहुत, हमारा जो एक्सपोर्ट्स होता है वो दो पार्ट में है। जैसे यूरोपियन ज्योग्राफी में जाती है तो वहाँ पे हम सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो स्टॉकिस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मटेरियल स्टॉक करते हैं, और उनका जो एंड कस्टमर होता है वो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर, रोडवे कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो उसमें स्टॉक अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी क्रिटिकलिटी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रोड फिनिश कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि प्राइस एक बहुत छोटा फैक्टर हो जाता है मैनुअल कवर के लिए, उसको रोड कंप्लीट करके, क्योंकि उसकी सारे पेमेंट्स अटके हुए हैं।
तो जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है इसमें स्टॉक सबसे बड़ी फैक्टर है, की फैक्टर है, क्योंकि अगर वो मटेरियल नहीं है तो फिर दूसरे से जाके लेगा। तो ये हम जो स्टॉक एंड सेल मॉडल है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, और जो मिडल ईस्ट में वो हम अपने खुद के ब्रांड से बेचते हैं, जो कि हमारा मैंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हमने सप्लाई किया है। जैसे आपका लुसेल स्टेडियम कतर में, आपका जब फीफा हुआ, और आपकी बरवा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, और बहुत बड़े जैसे शेख तमीम का एयरबेस दुबई में, दुबई साउथ प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने मिडल ईस्ट में जो हम हमारे खुद ब्रांड से बना रहे हैं। और आप जैसे अमेरिका में अगर आप जाएं, तो अगर आप एक शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी कवर जाके देखें कोई भी सिटी में, मैक्सिमम चांसेस है आपको वहां पे मेड इन इंडिया दिखेगा कवर। अरे वाह। तो ये हमारी इंडियन रीच है और हम यहाँ पे बहुत ही- पहुंच रहे हैं। नहीं। और ये इंटरनेशनल हमारी है, और आई थिंक दिस इज अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया विच इज गिवन टू अस, कि वो सबको दिया हुआ है कि भाई, तो ये हम ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेट। तो आज के डेट में जब आप इस इतने सालों से कर रहे हो, आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? हमारी कंपनी पिछले साल हमने करीब 150 करोड़ से प्लस टर्नओवर किया, और मैक्सिमम ये हमारा एक्सपोर्ट से ही आता है टर्नओवर। तो जैसे कि अभी आप जो इंफ्रा यानी म्युनिसिपल कास्टिंग में जा रहे हो, और सेक्टर बहुत सारे हैं जो आपने खुद बोला, राइट। तो कल के डेट में आप उन सेक्टर में जाना चाहोगे या? हाँ जी, हाँ मुकुल जी, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ये स्पेस है। जब मैं बता रहा हूँ कि जैसे रेलवेज है, रेलवेज में गवर्नमेंट की हमारे रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ कैपिटल स्पेंडिंग अराउंड $30 बिलियन होने वाली है। तो इतना बड़ा कैपिटल स्पेंडिंग रेलवेज में है, तो हम रेलवेज में ऑलरेडी जो रेलवेज की रेलवेज डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO, उसमें हमारे कुछ पार्ट्स ऑलरेडी हमने अप्लाई किया है, जो हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें अप्रूवल आ जाए, तो हम ये रेलवेज वाले स्पेस में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा। और इसके अलावा हम एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जहाँ ग्रो करना चाहेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर भी बहुत बड़ा एक, मैंने आज जो पाइप फिटिंग्स बेंड्स है, जो सरकार की प्रोग्राम है हर घर जल, तो उसमें फिटिंग्स, आयरन की कास्टिंग्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे सेक्टर्स है जो मुकुल जी हम यहाँ पे ऑलरेडी आगे जाना चाहेंगे हमने आगे फ्यूचर में, कि इसको सेक्टर्स को डेवलप, तो मैंने जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, जो एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि हम अभी खाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही हैं, जो ये सारे सेक्टर्स जो जहाँ हम वहाँ पे जाना चाहेंगे, जो नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और एक हमारा नेक्स्ट ग्रोथ विजन है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम अपने ग्लोबल प्रेजेंस भी करना चाहते हैं एज अ कंपनी, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स वो काफ़ी अच्छी है। जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वो टाइम एंड प्लेस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सर्विस का जो एंड कस्टमर को, तो जो कस्टमर को वो मटेरियल चाहिए और वो उसको उपलब्ध करा दें, तो उसके लिए मार्जिन्स बहुत हाई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में मैनुअल कवर्स उतनी बड़ी फैक्टर नहीं है, तो वहाँ पर मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। तो हम इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करना चाहते हैं, जो कि हमारे मार्जिन्स को और इम्प्रूव करेगा। तो ये तो जैसे कि जितना मैं अभी तक समझ पाया, तो इसमें एक चीज़ और आती है ना, कि जैसे आपका यानी कंप्लीट फोकस एक्सपोर्ट पे, इंडियन मार्केट पे नहीं है, क्योंकि आगे भी आपकी फ्यूचर और प्लानिंग मैक्सिमम है, या कहीं ना कहीं बाद में अगर गवर्नमेंट की से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हम डोमेस्टिक मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे? डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स तो हमारा मेन मार्केट है, एक्सपोर्ट्स है, बट डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। हम जो आपको बता रहे हैं कि हम जो इंडियन रेलवेज़ वाला जो बहुत बड़ा मार्केट है, और हम ऑलरेडी कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं कि हमें वो अप्रूवल मिले, और हमारा पूरा फोकस है कि मैंने अधिकतम यहाँ से डोमेस्टिक टर्नओवर भी बढ़ाएं, क्योंकि डोमेस्टिक, एक तो इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, पूरा द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग इतनी बड़ी इंफ्रा में स्पेंडिंग है, तो इसका पार्टिसिपेशन हमको ज़रूर लेना है। तो हम ये इंडियन मार्केट में भी हमारा बहुत बहुत फोकस है। तो आप लोगों का चूंकि आयरन कास्टिंग से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हाँ जी। और यूरोप में जैसे सुनने में आता है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, कि वहाँ पर कुछ, वहाँ की सरकार टैक्स लगाती है कार्बन इमिशन पे, कि लाइक आप जितना इमिट कर रहे हो जिससे कि प्रदूषण हो रहा है, तो शायद आप पे कुछ 2 गुना या 3 गुना टाइप का कुछ क्या है कहानी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है मुकुल जी। तो ये यूरोपियन यूनियन ने अभी एक नया CBAM लेके आया है। ये क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि ये अभी मैंने प्राइमरी प्रोडक्ट्स में ये लगाया है, जैसे कच्चा स्टील हो गया, या मेन हमारे प्रोडक्ट्स में अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं है, बट
अब ये यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है, आपके प्रोडक्ट पे नहीं है? हमारे प्रोडक्ट पे अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं है। Okay. तो ये धीरे तो धीरे टाटा स्टील के बारे में भी न्यूज़ आई थी हाँ। कि पहले टाटा स्टील पे Exactly. कुछ काफ़ी ही ज़्यादा टैक्स बर्डन आया था, Right. जिसके कारण उसके कंपनी के रिजल्ट पे भी शायद इम्पैक्ट पड़ा था और प्राइसेस पे भी कुछ इम्पैक्ट आए थे। राइट। तो इन्होंने ये जो सीबैम जो है टाटा स्टील, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो कच्चा स्टील या प्राइमरी स्टील आप जो बोले जो बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जीज, कार्बन एमिशंस रिडक्शन इस स्पेस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट लेकिन यस, आप जो करेक्ट बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑलरेडी ये सीबैम आ चुका है, तो इंडिविजुअली वो आपकी कैलकुलेशन ये थर्ड पार्टी एजेंसी को यूज़ करते हैं और सर्टिफाइड, जैसे स्विट्ज़रलैंड में कोई सर्टिफाइड एजेंसी है, वो आके पूरे सिस्टम्स ऑडिट करते हैं और आपने कितना कार्बन एमिशन किया, तो इस बेसिस पे वो इंडिविजुअल कंपनी पे टैक्स लगता है। हालांकि जैसे अगर अपने आज जो टैरिफ्स और डंपिंग की बात करें वो तो देश पे लग रहा है, तो उस देश से कोई प्रोडक्ट आता है। बट ये एक यूनिक टैक्स यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया है कि ये इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक टैक्स होगा। आज नहीं तो कल आपकी कंपनी पे भी आ सकता है। और ये एकदम सही है, एकदम सही आपने कहा कि मैंने देखी ये जैसे सीबैम आ रहा है, ये अब द वैल्यू चेन आता रहेगा। हम लोग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स है, आज नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ ही सकता है और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं। और हम लोग का लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 2-3 चीज़ से हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। एक तो जैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे अगर हम लोग सोलर एनर्जी पे फोकस करके, अगर हमारे जो ट्रेडिशनल एनर्जी हम जो यूज़ करें, क्योंकि फाउंड्री इज़ अ एनर्जी गजलिंग इंडस्ट्री, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायर्ड रहता है, पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस पावर को हम सब्सटीट्यूट करेंगे रिन्यूएबल सोलर एनर्जी से, और उससे काफ़ी कार्बन एमिशंस, जो भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है कि अगर एक आप कोल बेस्ड पावर को सब्सटीट्यूट करें रिन्यूएबल से तो इतना कार्बन एमिशन आपका कम रहा है। तो हम ये रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरा हम सर्कुलर इकोनॉमी पे भी काम कर रहे हैं इन टर्म्स की रिसाइकल्ड कंटेंट। तो आप जैसे अगर मदर नेचर अर्थ है कि भाई आयरन ओर है, आयरन ओर एकदम डायरेक्ट माइन किया जाता है अर्थ से, तो हम हमारे प्रोडक्ट्स में कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे आयरन ओर का डायरेक्ट एप्लीकेशंस नहीं है। तो हम या तो स्टील स्क्रैप यूज़ कर रहे हैं या खुद की सेल्फ जनरेटेड फाउंड्री रिटर्न्स होती है। कुछ वर्जिन मटेरियल्स यूज़ होता है, जैसे पिग आयरन जो मैन्युफैक्चर होता है थ्रू आयरन ओर, तो उसको हम लोग स्टिल कंसिडर करते हैं वर्जिन मटेरियल। बट हमने रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन यूरोपियन कंप्लीट किया था EN 14021 का, जिसमें हमारे प्रोडक्ट में और लगभग अबव 80% से ज़्यादा हम रिसाइकल्ड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी प्लस रिन्यूएबल एनर्जी, और सैंड से भी मैंने सैंड को भी रिक्लेम करें, तो वो सारे एफर्ट्स हैं हमारे तरफ से कि हम ये इसको एनर्जी एफिशिएंट और ESG कंप्लायंस के हिसाब से आगे ले पाए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। जब भी किसी कंपनी में पैसा लगाया जाता है ना, जब भी बिग इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, आप लोग 7 से 8 मिनट में डिसीजन लेते हो, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गलत है। बट एक बिग इन्वेस्टर इस तरीके से इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, हर एक कंसर्न को समझते हैं। जैसे टाटा स्टील की बात मैंने सर से इसीलिए पूछी कि आप ये भी बिजनेस कर रहे हैं, उसी चीज़ से है, इनके प्रोडक्ट पे नहीं है। बट हमें इन सब चीज़ की जब जानकारी होती है, तो जिसको कहा जाता है ना प्रॉज एंड कॉन्स, हम हर एक चीज़ को समझ पाते हैं और उसके आधार पर जब डिसीजन लेते हैं, तब एक रियल इन्वेस्टमेंट होता है अगले 3 से 5 साल के लिए। जैसे अभी मार्केट गिरा हुआ है, आप लोग बहुत परेशान हैं कि मेरा ये गिर गया, मेरा वो गिर गया। अब बड़ा सिंपल है, गूगल कर लो, हर एक बिग इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में, और उनका तो हज़ारों करोड़ का पोर्टफोलियो। लेकिन क्या वो परेशान है? आंसर है बिग नो। बल्कि वो बहुत एंजॉयमेंट में, क्योंकि फाइनली उनको 4 साल के बाद मौका मिला है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये चीज़ होती है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी आपने एक टाटा स्टील वाली बात सीखी, अब आगे और भी चीज़ों को सीखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा विज़न मिलेगा। तो सर ये तो आपने बताया बहुत अच्छा है। तो अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रम्प की कहानी आई टिट फॉर टैट। अब इस पे किस एंगल से क्या हो सकता है? जो कंपनियां एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हैं उस एंगल से क्या नज़रिया है? देखिए, ट्रम्प की जो टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी है और ये जो टैरिफ वॉर है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को होने वाला है। हालांकि अपने न्यूज़ मीडिया सब में सुन रहे हैं कि ट्रम्प पे ड्यूटी, इंडिया पे ड्यूटी लगा रहा है, बट अपने वो फैक्ट इग्नोर कर रहे हैं कि चाइना पे कितनी बड़ी ड्यूटी है। मैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट लाइन में चाइना में ऑलरेडी 25% टैरिफ थी,
और ट्रंप ने आके उसको इमीडिएटली अक्रॉस 10% टैरिफ और बढ़ा दी। तो 35 हो गया। 35% टैरिफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी हैं। उसके बाद अगर ये मैंने इंडिया पे हम compete करें जो कि हमारे प्रोडक्ट में अभी जैसे ट्रंप ने बोला कि 10% ड्यूटी होगी स्टील एंड एल्यूमिनियम में, तो ये बेसिक है, बट ये बेसिक स्टील एंड एल्यूमिनियम है। ये बड़े बड़े कंपनी जो कच्चा स्टील बेसिक सेक्शंस जो बना रहे हैं, नॉट अभी ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा मिसनॉमर हो जाता है कि आदमी सोचता है कि भी सब प्रोडक्ट्स में 10% है, तो हमारे प्रोडक्ट्स में ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। तो हमारी तरह जैसे छोटी इकाइयाँ भी हैं जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी कंपिटिटिव एडवांटेज में हम हैं, बैठे हुए हैं, जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो कि 35% ड्यूटी है। बट ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि चाइना को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट्स का। बिल्कुल। तो हमें वो एक्सपीरियंस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि हम, क्योंकि देखिए ये सारे इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स अगर ये हाई रिस्क एप्लीकेशंस होते हैं तो कोई भी कस्टमर वो ड्यूटी दे के भी, अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स चाइना से लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको ये चाइना, क्योंकि ये लास्ट 25, 30, 40 साल से बना रहा है और उनको मालूम है कि कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी है, तो आज हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है और एक कंसिस्टेंट रिपीटेबल क्वालिटी का अश्योरेंस डिलीवर करना है कस्टमर को, तो स्विच करना बहुत आसान है इन टर्म्स की कस्टमर, क्योंकि आज इससे बेटर कोई सिचुएशन हो नहीं सकता है, जबकि इंडियन प्रोडक्ट्स में ड्यूटी नहीं है और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में, हमारे प्रोडक्ट स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, 35% ड्यूटी, तो आपको ऑलरेडी 35% का ऑलरेडी एडवांटेज है। उसके जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, जो परचेजर्स हैं, आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें तो जो ये यूजुअली नॉट ओनर ड्रिवन कंपनी होती है, बायर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके अपने बाइंग रिस्क होते हैं कि अगर आपने सप्लाई चेन गड़बड़ किया, तो अगर कोई नया प्रोडक्ट आया, क्वालिटी नहीं मैच हुई, कस्टमर के और कोई इश्यूज आया, या फिर आपकी सप्लाई टाइमली नहीं आई, क्योंकि इंटरनेशनल में ये बहुत बड़ी बात है, तो वो इतना जनरली रिस्क नहीं लेना चाहता है। बट आज के सिचुएशन में ऐसा है कि अगर कोई कंपनी चाइना से इंपोर्ट करी और उसका कंपटीटर इंडिया से कर रहा है, तो वो ऑलरेडी मार्केट शेयर लूज करेगा, क्योंकि 35% बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। तो उस कंफर्ट फैक्टर को ब्रेक करने के लिए ये जो एडिशनल ड्यूटीज़ है, आज वी आर वेरी, और आज हम लोग को लगता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट इंडियन बिजनेसेस को एक्सपोर्ट्स टू यूएस और अलग अलग कंट्रीज़ को, मैंने कि इंडिया बिकॉन और चाइना से अगर अपने आप को कंपेयर करें, तो चाइना की जितनी बड़ी इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग बेस वर्ल्ड को ढूंढना, बिकॉज चाइना वॉज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब, उतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब आज हमारे पास 145-40 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा वर्कफोर्स है, उतना बड़ा वर्कफोर्स ढूंढना, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंजन, इतना बड़ा बहुत डिफिकल्ट है। छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, बट से बेहतर कर रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली। जो चाइना का जो स्पिल ओवर जो ड्यूटीज़ का था बहुत बड़ा, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्ट वियतनाम में भी बहुत आए। ओके। तो डायरेक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज जो चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने डायरेक्ट वियतनाम में भी इन्वेस्ट किया। तो आज हमारे लिए लेकिन ऑप्शंस है, आज बहुत बड़ा मार्केट खुल गया है एक्सपोर्ट्स के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप, बहुत बड़ा कंसर्न है, इनफैक्ट ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है आगे, कि ये एक्सपोर्ट्स मार्केट और ये जो चाइना, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा आज यूएस के लिए, और चाइना ने ऑलरेडी टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी के तहत ऑलरेडी 10-15% यूएस प्रोडक्ट्स पे डंपिंग लगा दी है। और जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे, उनका विजिट भी बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत अच्छे रिलेशन उनके ट्रंप के साथ हैं। इंडिया बीइंग अ न्यूट्रल कंट्री और एक बैलेंसिंग फैक्टर है चाइना के लिए, एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर है। तो अमेरिका उसको एज अ प्रेफर्ड नेशन, ट्रेडिंग पार्टनर, और आप इंडिया को देखिए, अमेरिका को एक और है कि इंडिया से, चाइना से कोई ऐसा ट्रेड नहीं है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट सरकमवेंट होकर यूएस में आए, क्योंकि इंडिया में खुद इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत जगह जैसे रिस्क होते हैं, जैसे आप कनाडा, मेक्सिको में उन्होंने 25% ड्यूटी लगाई थी, जो कि अभी उन्होंने पॉज कर दी है, 1 महीने के लिए पॉज की है। लेकिन वो सबसे बड़ा उनको वो कंसर्न है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कनाडा में होकर सरकमवेंट होकर यूएस में आ रहा था, क्योंकि नैफ्टा के तहत कनाडा और मेक्सिको में, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत कनाडा और मेक्सिको में फ्री ट्रेड है यूएस से। ओके। सो वो उनको डर था कि, जो कि हो रहा था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट सरकमवेंट होकर कनाडा से, इसीलिए उन्होंने, बट ग्लोबली अगर आप देखें तो आज हमको लगता है कि हम लोग बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हैं, जो कि हम लोग उसको लेवरेज कर सकें। ओके। तो ये मतलब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जैसे 2018-19 की जो कहानी हुई थी,
टैरिफ वॉर की, वो लॉन्ग विजन में ही आपको रिफ्लेक्ट किया। तो सेम स्टोरी जो अब स्टार्ट हुई है वापस से लॉन्ग विजन में, मतलब कोई जैसे क्या होता है कि मार्केट में लोग ये सोचते हैं कि कोई भी न्यूज आई तो रातों रात चमत्कार हो जाएगा, तो ये रातों रात की कहानी नहीं, अगेन इट विल टेक 1 to 2 ईयर्स, जो 1 to 2 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही मुकुल जी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा, कैपेसिटी क्रिएशंस होंगे, और एक्सपोर्ट्स में तो जैसे आप समझिए अगर आप नए कस्टमर से भी है तो आपको टूल डाई डेवलपमेंट होता है हमारे प्रोडक्ट के कैटेगरी में, उसमें टाइम लगता है, सैंपल अप्रूवल होता है, पायलट बैच जाता है, ट्रायल शिपमेंट्स होते हैं, तो ये सब समय मैंने वो बिजनेस को उस बड़े रूप में लेके आने में समय लगता है। बट इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर एक बार आपका सप्लाई चेन हो गया तो कोई जनरली उसमें हाथ नहीं लगाना चाहता है। तो लास्ट टाइम सरकार ने बहुत सारी पीएलआई स्कीम भी दी थी, वापस से कहीं ना कहीं वापस से और तारोबदार तरीके से इन लोगों को लाना चाहिए, तभी फायदा मिल पाएगा। राइट। पीएलआई स्कीम जो आई थी वो अधिकांश बड़ी कंपनियों के मैंने मुझे ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटे कंपनी उसके लिए, बट अगर सरकार कुछ स्मॉल मीडियम कंपनीज में भी अगर पीएलआई स्कीम अगर लाए तो बहुत इजी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा पुश मिल सकता है, क्योंकि अपने डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो चाइनीज़ आज हम जो ट्रैवल करते हैं, चाइनीज़ फैक्ट्रीज देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। ये आज अगर अपने कंपटीशन को अपने डिफाइन करें तो ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, जो चाइना ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है बहुत। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम क्रिएट कर सकें तो एक कस्टमर को आप सोचिए कि उसको कितना कंफर्ट है कि भाई इस स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ वहाँ से आ रहा है। तो ये अगर छोटी इकाइयों के लिए भी अगर पीएलआई स्कीम आए तो बहुत ही बड़ा पुश मिलेगा। ये तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि अब जैसे मैं नॉर्मल अगर बात करूं तो आजकल कोई भी अगर ढंग का घर बन रहा है तो इंटीरियर वाले बोलते हैं सीधा चाइना चलो, सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ आ जाएगा, और बहुत सारे लोग जाते भी हैं जिनको लगता है कौन झंझट पालेगा। तो कुछ तो उस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आइडियाज क्रिएशन उन्होंने कर रखा है, तभी लोगों को सब कुछ दे पा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये चीज़ रातों रात नहीं होगी, ये तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इस पर एक वर्किंग की ज़रूरत है, और लॉन्ग वर्किंग ही आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में एक जर्नी क्रिएट कर पाएगी। एग्जैक्टली। ग्रेट। तो इसमें अगर हम लोग इंडस्ट्री वाइज अगर समझने की कोशिश करें कि किस किस सेक्टर को मैक्स बेनिफिट मिल सकता है ट्रम्प पॉलिसी के आधार पर, तो क्या सेक्टर आप बताना चाहेंगे? सेक्टर स्पेसिफिक मुकुल जी अगर अपने देखें तो सेक्टर जैसे यूएस में अगर आपने जहाँ पे भी आप सोचिए कि मैन्युफैक्चरिंग जो इकाइयाँ हैं, मैंने यहाँ पे जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, हालांकि ट्रंप ने ऑलरेडी कहा है कि आप $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करो तो हम एनवायरमेंटल लॉज भी आपके लिए कर देंगे। तो आज उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने बोला कि हम पेरिस अकॉर्ड से निकल रहे हैं, जो कि एनवायरमेंटल, तो वो एक बहुत बड़ा पुश है कि वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि भाई ठीक है, यूएस में आज मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप लेबर से अधिक लोग डरते हैं कि एनवायरमेंटल नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो बट फिर भी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूएस में ट्रांसपायर होने में, तो अधिकतर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मुझे लगता है कि मिलेगा। लास्ट टाइम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को, फार्मा कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा मिला था, तो सेम रिपीट कंडीशन कुछ आप पाते हैं वहाँ पे? मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा में भी अच्छा बेनिफिट रहना चाहिए, क्योंकि जो भी चाइनीज़ लॉस, आई थिंक वी हैव अ गुड पोटेंशियल टू मेक इट इंडियाज़ गेन। अब हमारे ऊपर है कि कितना जल्दी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। हाँ, कितना जल्दी क्रिएट कर पाते हैं और प्रोडक्शन होकर डिलीवरी हो पाती है। राइट। लास्ट में आपको फिगर बताता हूँ, लास्ट टाइम जब टैरिफ्स लगे थे यूएस में तो पोटेंशियली $500 बिलियन का ट्रेड डिस्प्लेस हो सकता था, जो कि हमें इंडिया में बहुत स्मॉलर परसेंटेज, वियतनाम ने बहुत ज़्यादा बड़ा लिया परसेंटेज, जो कि $500 बिलियन का ट्रेड ऑफ चाइना विथ यूएस कुड बी डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ डंपिंग। तो ये बहुत बड़ा नंबर्स है। इस बार की मैं फिगर्स इतना श्योर नहीं हूँ, बट लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, जो कि एक स्मॉलर परसेंटेज भी हमारे लिए एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा गेटवे बन सकता है। जैसे अभी आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि यूएस से अब हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे, जबकि डेटा कहता है कि हम रसिया से बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और रसिया से हमें सस्ता भी पड़ता है, और अमेरिका से क्रूड ऑयल महंगा आएगा। इस पे कोई ऑब्जर्वेशन है आपका, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम फिर जब हमें सस्ता मिल रहा है तो हम अमेरिका से महंगा क्यों खरीदेंगे, या कहीं ना कहीं प्राइस कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें शायद अमेरिका भी अपने प्राइस को कम करेगा ही, तभी कोई भी इंसान खरीद सकता है? बिल्कुल मुकुल जी, अगर आप देखें तो यूएस में जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो फ्रैकिंग के थ्रू करते हैं हम लोग।
तो फ्रैकिंग में उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो है, जो कि आपका मैंने जो ड्रिलिंग हो रहा है जो थ्रू फ्रैकिंग, तो अगर आज अमेरिका चाहे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत लो कोट कर सकता है, क्योंकि वो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहे तो ये क्रूड ऑयल में एक अच्छा और इंडिया बेनिफिटेड हो सकता है बेटर प्राइसेस एंड कंपटीशन के कारण। एक एडिशनल कॉस्ट है कि रशिया से आपको जो कैरिंग कॉस्ट है वर्सेस अमेरिका थोड़ा सा ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट रहेगा, बट अमेरिका ऑल सेड की जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ बहुत क्लियर हैं कि हमें आप हमसे जितना सामान बेच रहे हो उतना आप हमसे सामान खरीदो। ओके मैंने वो बैलेंस जो ट्रेड डेफिसिट बैलेंस है वो उसको फिक्स करना चाहते हैं, और बोल रहे हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट एक पॉलिसी के तहत जो जो 1930 की पॉलिसी थी उसके तहत भी उन्होंने मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि टैरिफ्स के लिए। तो ये एग्रेसिव पॉलिसी है, और मुझे लगता है कि मैंने कि अमेरिका ऑलरेडी मैंने पुश करेगा जहाँ से भी कुछ भी मटेरियल अपने को एक्सपोर्ट कर सके, उसमें इंडिया को फ़ायदा मिलना चाहिए कि वो, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। ये जो एक इन्होंने कहा कि डिफेंस में F-36 या F-35 फाइटर आएगा, बेचने की बात हुई है, तो उसमें एलन मस्क का खुद मानना है कि वो तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। तो इस पे कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? डिफेंस मैटर इज़ उतना मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट लेकिन फिर भी आज मुझे लगता है कि इंडिया एक केयरफुल बैलेंसिंग कर रहा है, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा डिफेंस बाइंग अभी भी रशिया से है, और वो एक बैलेंसिंग नोट में कि भाई हम 100% रशिया, क्योंकि इंडिया हमेशा अपना एक बैलेंसिंग क्रिएशन करता है, एक पॉलिसी है। तो अब ये क्वालिटी ऑफ फाइटर जेट्स में तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मुझे लगता है कि ये अगर सोशल मीडिया पे बहुत ही हॉट टॉपिक है एक्चुअली। हाँ। क्योंकि एलन मस्क के द्वारा खुद कहा हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है ट्रम्प को सपोर्ट करने वाले और जिताने के पीछे एलन मस्क का ही हाथ है। राइट। तो ये, और इनका क्लियर स्टेटमेंट है कि भैया ये तो झंडू बाम है। तो फिर ये सोशल मीडिया पे देखिए बहुत चल रहा है कि फिर मोदी जी ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि हम लेंगे या खरीदेंगे, और अगर सच में खरीदी होता है तो एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा। हाँ जी, देखने वाला एक कंट्रोवर्सी ही वाली बात हो जाती है। हाँ जी, कि खुद जिस देश के रहने वाले और प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने वाले अगर उस प्लेन को कह दे कि झंडू बाम है और वहां पर अगर हम लेकर आ रहे हैं तो बड़ा ही सोचने वाला बात हो जाता है। एग्जैक्टली वो टेक्निकलिटीज तो वो सब्जेक्ट है, बट लेकिन यस अगर मैं अगर एज्यूम करूँ तो कुछ एक बैलेंसिंग फैक्टर हो, ये रशिया से हमारा बहुत, जैसे सुखोई और ये सारे जेट्स हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं, तो नया जेट्स जैसे राफेल का भी हम लोग काफ़ी कर रहे हैं, और मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, तो आगे देखते हैं कि कैसे। जैसे आप लोग मेटल सेक्टर कहलाते हो, मेटल सेक्टर आपका बिजनेस मेटल सेक्टर ही कहलाएगा क्योंकि आप आयरन कास्टिंग कर रहे हो। चाइना की इकोनॉमी बहुत गिरी हुई थी, उसको पंप करने के लिए चाइना ने भी पैसे झोंके हैं। चाइना की इकोनॉमी परफॉर्म कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाइना की इकोनॉमी परफॉर्म जब करती है तो कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर सबसे पहले तेज़ी से भागता है, क्योंकि उनके लिए इंफ्रा बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ही उनका कोर है। तो उस कंडीशन में इंडिया में मेटल सेक्टर के आधार पर किस तरीके से आप ग्रोथ देखते हो? क्योंकि आप तो चूँकि आयरन कास्टिंग से हो तो कहीं ना कहीं आयरन मेटल हुआ। हाँ, तो मुकुल जी ये मेरा पर्सनल आउटलुक है मेटल के लिए कि इंटरनेशनली अगर आप देखें, क्योंकि चाइना की इकॉनमी बहुत सुस्त है अभी। अच्छा, और अभी भी काफ़ी सुस्त है, और वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इंफ्रा में स्पेंड कर रहे हैं। और चाइना में अगर आप बैंकिंग सिस्टम देखेंगे तो मैंने बहुत ज़्यादा मैंने क्रेडिट दिया हुआ है, ओवर लेवरेज्ड है बैंकिंग सिस्टम, और वो मैंने पुश करके एड्रेनलिन इतना पुश किया हुआ है कि अब उससे भी मैंने इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि चाइना इन टोटलिटी उनकी जो डिमांड है वो उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पेटस और सब कुछ दे दिया है। तो चाइना सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्रोड्यूसर कंज्यूमर स्टील का है, और चाइना इतना सुस्त है, तो इंटरनेशनली माहौल जो रॉ मटेरियल का है वो बहुत वीक है इंटरनेशनली। उसमें अब इंडिया हमारे लिए परे नहीं है। तो अगर अपने इंटरनेशनल मार्केट से देखें डिमांड फॉर मैंने, और कुछ जैसे इकॉनमीज़ भी अगर देखें कि मैंने जहाँ पे वर्ल्ड ग्रोथ पॉपुलेशन डी ग्रोथ हो रही है,
तो उस हिसाब से भी मैंने कि अगर डिमांड फॉर स्टील ये सारे नॉर्म्स से अगर मान लीजिए जिन लोग बेसिक स्टील भी बना रहे हैं, अगर यूरोप में आपको जो मैंने सीबैम बताया उसकी भी ड्यूटीज़ लग जाए, तो इंडिया में भी मुझे स्टील और बेसिक मेटल का माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ओके। वो हमारे, अगर मैं अपने इंडस्ट्री के हिसाब से सोचूं, क्योंकि हम रॉ मटेरियल स्क्रैप स्टील खरीदते हैं, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग का रॉ मटेरियल का प्राइस फ्यूचर में तो कमता हुआ दिख रहा है। हमारे लिए अगर एक्सपोर्ट्स करें जो, और मेरे तरह अगर दूसरे एक्सपोर्ट्स यूनिट्स हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम आप बोल सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस लगातार गिरावट पर है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता जा रहा है, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, तो ये एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा सिचुएशन है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट आपका जो क्वेश्चन है फॉर मेटल आउटलुक, मुझे मेटल आउटलुक बहुत वीक लगता है, स्पेशली बिकॉज चाइना की जो डिमांड, और अनटिल अनलेस कोई अगर मेजर उन पॉलिसी चेंज करें या कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स उन लोग प्लान करें या कुछ अगर ड्रास्टिकली नहीं हो, तो मुझे मेटल स्पेस बहुत वीक लग रहा है। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से कंपनी के बारे में बताते हुए, जैसे किसी को बिजनेस शुरू करना हो तो किस तरीके से आप अपने धंधे को कर रहे हो वो भी बताया, एक्सपोर्ट पे आपका फोकस क्यों है वो भी बताया, साथ में ट्रम्प के इशू से कैसे लॉन्ग रन में हम फ़ायदा ले सकते हैं, पहले भी लिए हैं अभी भी ले सकते हैं, मेटल सेक्टर कैसा रहेगा जिसका आपका कोर एक्सपर्टीज़ है, उन सब को बताया सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और बस ऐसे ही वापस से फिर कभी आइए लखनऊ, तो हमसे मिलते रहिए और लोगों के साथ हम आपके नॉलेज को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।